साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे सतत विकास के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, क्यों इसको अचीव नहीं किया जा सकता है 2030 तक, और इसके जो इंडेक्स हैं, टोटल 17 गोल हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको कैसे याद रख सकते हैं वो जानेंगे, और 169 टारगेट के बारे में जानेंगे। तो सतत विकास किसको बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको लेमन टर्म में टिकाऊ विकास बोलते हैं। जो लॉन्ग टर्म, वैसा डेवलपमेंट करना जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करे। लॉन्ग टर्म तक बहुत लंबे दिनों तक सस्टेन करे, जिससे ना तो पर्यावरण को क्षति हो, ना समाज को क्षति हो, ना ही आर्थिक क्षति हो। वैसे विकास को सतत विकास कहते हैं। तो विकास की वैसी अवधारणा जिसमें हम अपनी जो वर्तमान ज़रूरत है उसको इस ढंग से पूरा करें ताकि जो भविष्य की पीढ़ी है, भावी पीढ़ी, उसकी ज़रूरत या उनकी संसाधनों की कमी ना हो, उनकी उपेक्षा ना किया जाए, उपेक्षा ना हो। तो इसमें मुख्यतः विकास पर्यावरण, समाज और आर्थिक तीनों के सम्मिलित रूप से किया जाता है। इसमें तीनों केंद्रित विकास होता है। विकास मानव केंद्रित होगा, पर्यावरण केंद्रित होगा और समाज केंद्रित और आर्थिक। इसमें ये भी देखा जाएगा कि इकोनॉमिकली ये सस्टेन करें। तो ये है सतत विकास। बीच में इधर पर्यावरणीय है, इधर आर्थिक है, इधर समाज। तीनों स्थिति को पहले ये इन्वेस्टिगेट करना, किसको कितना क्षति होगा, उसके बाद विकास की पद्धति अपनाना ही सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो मतलब वैसा विकास जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करे, जिससे ना तो पर्यावरण को क्षति हो, ना हमारी जो भावी पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन है, उसके संसाधनों में कमी ना हो। पृथ्वी, कहने का अर्थ हुआ पृथ्वी रहने लायक बना रहे। आने वाले जैसे 100 साल के अंदर पृथ्वी जो नेक्स्ट जनरेशन का होगा, उनके लिए भी पृथ्वी जिस तरह हम लोगों को पृथ्वी मिली है, उसी टाइप का उनको भी मिलना चाहिए। इसमें कहा जाता है कि हमें ऐसा विकास करना चाहिए जिस तरह का पृथ्वी आज है उसी तरह का पृथ्वी 100 साल के बाद हो। यानी कि पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिला है, उधार लिए हम अपने नेक्स्ट जनरेशन से। ऐसे सोचकर विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। तो ये आप इसके डेफिनेशन में ये चार्ट ड्रा कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा मार्क का क्या है, बेनिफिट इसी से मिलता है, इसी सबसे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1983 में एक कमीशन एस्टेब्लिश करती है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसे ब्रंटलैंड कमीशन भी कहा जाता है। ब्रंटलैंड आयोग क्यों कहा जाता है ब्रंटलैंड? क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो थे एक महिला जो कि ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड है। इनका नाम क्या है? ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड। ये पीटी फैक्ट पूछा जा सकता है कि जो बहुत ही ये फेमस कमीशन है ब्रंटलैंड कमीशन, इन्होंने एक आवर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट पेश किया था 1987 में। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो ब्रंटलैंड कमीशन क्या है, जो यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मीट करने की बात की गई है कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1983 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट या ब्रंटलैंड कमीशन कहा जाता है। क्यों ब्रंटलैंड कमीशन कहा जाता है? क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड है। इनको चेयरमैन क्यों बनाया गया, ये कहाँ के थे ये पहले जानते। ये नॉर्वेजियन पीएम थे, यानी नॉर्वे की प्रधानमंत्री थे। इनको इसलिए अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ से संबंधित है। उनका बैकग्राउंड क्या था? साइंस था, फिजिक्स से रिलेटेड थे। ये साइंस इनका बैकग्राउंड था और पब्लिक हेल्थ इनका मिशन था, इसीलिए इनको बनाया गया। इनका ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष, इन्हीं के नाम पर इसका पड़ा है नाम, ब्रंटलैंड कमीशन। इन्होंने रिपोर्ट पेश किया 1987 में। 1987 में ये कमीशन ने रिपोर्ट पेश किया जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट या आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, हमारी साझी भविष्य। इसमें इन्होंने ये हाईलाइट किया कि देशों को एक साझेदार बनाना, यूनिट करना, जिससे हम इन्वायरमेंट को, जो इन्वायरमेंट कंसर्न है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उसको टैकल कर सकें। अच्छा, जो पर्यावरण मुद्दे हैं उसको हम वैश्विक रूप से ही टैकल कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर तो ही सभी देश क्या है, प्रेजेंट है। तो पृथ्वी को एक जगह हानि हो रहा है तो उसका इफेक्ट पूरे पृथ्वी पर पड़ता है, इसलिए यूनिट होना बहुत ही जरूरी है। विकास मानव केंद्रित और पर्यावरण केंद्रित की इन्होंने रिपोर्ट में पेश की। पर्यावरणीय मुद्दे एक वैश्विक मुद्दे हैं, ना कि केवल रीजनल इशू है। ठीक है, तो ये सब इन्होंने हाईलाइट किया आवर कॉमन फ्यूचर के रिपोर्ट के नाम से, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। इसी रिपोर्ट के आधार के तर्ज पर 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन होता है, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है।
पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इसमें बेसिकली यही जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे को इंट्रोड्यूस किया गया था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। इसी सम्मेलन को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन कहा जाता है। इसी में एजेंडा 21 इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसमें पीटी फैक्ट है कि एजेंडा 21 कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ है रियो डी जेनेरियो? ब्राज़ील में एक शहर है। यहीं पर एजेंडा 21 इंट्रोड्यूस हुआ था। एजेंडा 21 का मतलब क्या है कि 21वीं शताब्दी किस प्रकार हो, 21वीं शताब्दी में जो पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए, यही सब इसके बारे में। सन 2000 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें ग्लोबल इफोर्ट की बात करते हैं कि वैश्विक पार्टनरशिप के द्वारा एक बनाया गया MDG। SDG के पहले MDG था। MDG मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। 2015 तक इसको पूरा करने की बात कही गई थी। इसमें बेसिकली गरीबी, भुखमरी और शिक्षा से संबंधित, मतलब गरीबी को दूर करना, भुखमरी दूर करना और शिक्षा के पहुंच को सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराना, ये सब रखा गया था इसमें लक्ष्य। इससे बहुत सारा लक्ष्य की प्राप्ति भी हुई। इसके बाद 2012 में रियो +20 होता है। रियो डी जेनेरियो में ही एक सम्मेलन होता है जिसे रियो +20 कहते हैं। क्यों कहते हैं रियो +20? क्योंकि 1992 में जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो, उसके 20 साल के बाद हुआ था 2012 में। इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को निर्धारित किया गया और उसको हमको प्राप्त करने की बात कही गई। हालांकि इसमें जो डेडलाइन है 2030 ये तय नहीं किया गया था, बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लिस्ट आउट किया गया था। ये सब एक ग्लोबल गोल के रूप में जाना जाता है। इसे वैश्विक गोल, वैश्विक लक्ष्य, ना केवल एक देश की, पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं सभी के लिए है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो कब हुआ ये? रियो डी जेनेरियो की 2012 सम्मेलन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लिस्ट आउट किया गया था। इसे रियो +20 कहा जाता है। फिर 2015 में पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होता है, पेरिस जलवायु समझौता, जिसे COP21 भी कहा जाता है। COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया और इसमें एक डेडलाइन तय किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कि 2030 तक प्रयास करना है कि हमें जो SDG के 17 गोल हैं और 169 टारगेट है, इसे अचीव करना है। कब? पेरिस समझौता 2015 में ये तय किया गया था, डेडलाइन 2030 तक। आगे जानेंगे SDG के जो टारगेट हैं और गोल्स इंपॉर्टेंट है उसको याद करने का तरीका। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक प्राप्त करने में क्या क्या बाधाएं हैं? बढ़ी हुई जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा, खासकर इंडिया और चाइना वगैरह की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो बढ़ी हुई जनसंख्या है, गरीबी, भुखमरी इंडेक्स में इंडिया का स्थिति बहुत ख़राब है, तो ये सब देख सकते हैं। पर्यावरण केंद्रित विकास अभी भी ज़्यादा है, कम है। मानव केंद्रित विकास ज़्यादा होता है, पर्यावरण को उपेक्षा कर लिया जाता है। और ये बात ध्यान में रखिए, कदापि यदि हम पर्यावरण को उपेक्षित करते हैं, इग्नोर करते हैं और विकास करते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए सस्टेन कर पाएगा। जैसे उत्तराखंड वगैरह में जो विकास किया जाता है, हिली रीजन है टूरिस्ट के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर जो विकास है फिर भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो जाता है, एवलांचे हो जाता है, तो क्या होता है? हानि होता है जान माल दोनों की। इसलिए खासकर जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव क्षेत्र है, पर्यावरण से संवेदित क्षेत्र है, उस पर विकास ना ही किया जाए तो बेटर है, और किया जाए तो पूरी तरह एक्सेस किया जाए इन्वायरमेंट फैक्टर को, टेक्नोलॉजी का यूज अधिकतर किया जाए और स्लो प्रोसेस से डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। वहाँ पर सडन डेवलपमेंट खतरनाक होता है वैसी स्थितियों में। डिजिटल डिवाइड ये बाधा है इसमें। डिजिटल डिवाइड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये शिक्षा की पहुँच को अभी कमतर करता है। भ्रष्टाचार, असमानता, कुशलता में कमी, पानी की कमी, स्वास्थ्य, अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं होना, स्वच्छ जल का अभाव, भोगवादी संस्कृति, एक दिखावे की संस्कृति के कारण क्या होता है? पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही साथ भोगवादी संस्कृति जो SDG के लगभग सभी गोल को क्या करते हैं? कम करते हैं। इसलिए भोगवादी संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति को भी क्या करना है? डिमोट करने की ज़रूरत है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये सब कुछ बाधाएं हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल हैं? 17 गोल हैं, जिसे वैश्विक गोल भी कहा जाता है। 169 टारगेट है। इसे कब तक अचीव करने की बात कही गई है? 2030। किस एग्रीमेंट में? पेरिस एग्रीमेंट, जिसे COP21 भी कहा जाता है। कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था, इसलिए इसे पेरिस कहा जाता है, पेरिस समझौता। पहला है, इसको कैसे याद रखते हैं? पहला सबसे बड़ा इशू है गरीबी, गरीबी हटाना पहला इशू।
यदि गरीबी हटेगा तो भूखमरी अपने आप हट जाएगा, ऐसे याद सकते हैं। ये SDG गोल 1 है, क्या है ये? SDG गोल नंबर 1, SDG गोल नंबर 2, SDG गोल नंबर 3, SDG गोल नंबर, ये सब ऐसे में यदि हम लिखते हैं तो 1 से 2 मार्क मतलब मार्क बेनिफिट होता बहुत सारा। GH पेपर में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, खासकर ऐसे में। जैसे लैंगिक समानता से आया तो हम निष्कर्ष में इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि हम लैंगिक समानता को प्रमोट करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य नंबर 5 को अचीव करने में क्या होगा? सुविधाएँ होंगे, अचीव कर सकते हैं आसानी से। तो पहले गरीबी हटेगा तो भूखमरी तो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति है तभी तो भूखमरी है। तो ये हो गया 2। तीसरा, भूखमरी हटेगा तो अच्छी स्वास्थ्य होगा उनका, अच्छे अच्छे पोषक न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे वो, विटामिन वगैरह, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह खाएंगे वो, तो उनका स्वास्थ्य क्या होगा? अच्छा होगा। गरीबी हटेगा तो भूखमरी, पहले पेट भर जाएगा, गरीबी हटेगा तो पेट भरेगा और उसके बाद अच्छी स्वास्थ्य हो जाएगा उनका। अच्छी स्वास्थ्य होने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, फिर यदि पैसा बचता है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कर लेंगे। आदमी का जब स्वास्थ्य बढ़िया हो गया, उनके पास इनकम आ रहा है, तो वो अब किस पर ध्यान देंगे? शिक्षा पर। अब खाने को ही नहीं है तो शिक्षा तो दूर की बात हो जाएगी उसमें। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा के बाद यदि व्यक्ति शिक्षित है तभी हम उसके सामने लैंगिक समानता की बात कर सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति के पास क्या लैंगिक समानता और असमानता? उनका तो पैट्रियार्कल सोच पहले से ही है, उनको चेंज करना क्या है? असंभव है। तो यदि आदमी शिक्षित होता है तो लैंगिक समानता की बात कर सकते हैं, तो गोल नंबर 5 हो जाएगा। ये लैंगिक समानता क्रिएट होता है, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 10वां इम्पोर्टेंट है ये सब याद है, यहाँ तक तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे गरीबी हटेगा तो भूखमरी अपने आप दूर होगा, भूखमरी दूर होगा तो उनका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, अच्छी स्वास्थ्य हो जाएगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोल नंबर 3। स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो शिक्षा पर ध्यान देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन, गोल नंबर 4। फिर अगला गोल है गोल नंबर 5, SDG गोल नंबर 5। यदि शिक्षित व्यक्ति है तो उनके सामने हम लैंगिक समानता की बात कर सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा गोल नंबर 5। 6वां इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। 10वां इंपॉर्टेंट है असमानता में कमी। 10वां ऐसे याद रखना, असमानता 10 असमानता ऐसे याद रख सकते हैं आप। 10 असमानता यानी कि गोल नंबर जो 10 है वो असमानता में दूर करने की बात करता है, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी। गोल नंबर 11 भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसका भी यूज किया जा सकता है जब बाढ़ वगैरह आता है तो सड़कों की स्थिति पता चलती है कि कैसे विकास किया गया, सड़कों का विकास। क्योंकि उस समय सस्टेनेबल सिटीज नहीं होता, चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ेगा, जल जमा होगा तो मलेरिया, डेंगू, ये वो बहुत सारी बीमारियाँ फैलेगी। तो 11 भी इम्पोर्टेंट है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, हमें जवाबदेही ढंग से कंजप्शन, यही उपभोगवादी संस्कृति का एक मतलब एक आयाम है कि हमें उतना ही कंजप्शन करना चाहिए जितना जरूरी है, नीड के अकॉर्डिंग। दिखावे की संस्कृति बहुत घातक है, प्लानेट के लिए भी, समाज के लिए भी और इकोनॉमिकली भी वेस्टेज है। दिखावे की संस्कृति जो है, शो ऑफ कल्चर उसको बोलते हैं। तो एक ये हो गया। प्रोडक्शन भी उतना ही करना, क्योंकि प्रोडक्शन होगा फैक्ट्री से, फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बनता है तो क्या होगा? उसका पोल्यूशन होगा इन्वायरमेंट में। व्हीकल जब दौड़ेगी सड़कें पर तो वहाँ पर अलग ट्रैफिक, ये वो प्रदूषण है ना। तो ऑलमोस्ट मतलब जो दिखावे की संस्कृति है वो क्या है? शो ऑफ कल्चर। प्लानेट के लिए हानिकारक है, समाज के लिए भी हानिकारक है और उस लोगों के लिए भी हानिकारक है। एक्सीडेंट वगैरह तो इसी कारण अधिकतर होता है, युवाओं में खासकर। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन करना, गोल नंबर 12। तो यहाँ से ये 5 तो याद हो जाएगा अपने आप। गरीबी हटाओ, भूखमरी दूर हो जाएगा अपने आप, भूखमरी दूर होगा तो अच्छी स्वास्थ्य हो जाएगा, स्वास्थ्य बढ़िया तो वो शिक्षा पर ध्यान देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा बढ़िया है तो लैंगिक समानता की बात हम कर सकते हैं उनके सामने। और गोल नंबर 10 क्या है? असमानता में कमी, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज। 11 क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा क्लाइमेट एक्शन में लिख सकते हैं। क्लाइमेट गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। 13 क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट 13, असमानता 10, क्लाइमेट 13, क्लाइमेट 13, 13 क्लाइमेट। 14 लाइफ बिलो वाटर, कैसे याद रखेंगे? पहले पानी है या भूमि, इसमें कन्फ्यूजन होता है। 14-15 तो याद रहता है, लेकिन पहले कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो कैसे याद रखेंगे? क्योंकि जो जीवों की उत्पत्ति होता है जल से ही हुआ है पहली बार। नील हरीश शैवाल पहला था तो ये जल में ही था। अब यहाँ पर ये जो भी भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं उसमें पहला उनका जल में ही अवतार है, मत्स्य, जो मछली रूप का मीन जिसको बोलते हैं। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं कि तो पहला 14 में क्या हो जाएगा? लाइफ बिलो वाटर, पानी में जीवन। 15 क्या होगा? लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन।
16 में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। चारों तरफ जैसे अभी वर्ल्ड में क्या है, रूस, यूक्रेन, ये इजराइल, फिलिस्तीन, मध्य एशिया में पूरा मतलब अशांति ही फैला, युद्ध ही युद्ध है। उधर चाइना का डोमिनेंस, साउथ चाइना सी वगैरह रीजन में। तो इसको दूर करने के बाद जस्टिस, न्याय को इंश्योर करना, और इंस्टीट्यूशन जितने भी उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, जैसे यूनाइटेड नेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशन वगैरह उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, IMF, वर्ल्ड बैंक को स्ट्रॉन्ग बनाना, ICC जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये सब इसको ICJ को भी स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में है गोल नंबर 17, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। जितने भी 16 गोल हैं उसको किस प्रकार अचीव किया जाए, पार्टनरशिप जरूरी है। कोलाबोरेशन बहुत ही ज़रूरी है, ये पार्टनरशिप, तभी हम ये गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजनल मुद्दे नहीं है, पूरे प्लानेट पृथ्वी से संबंधित है। तो यही था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।